इंतजार की घड़ियां बस खत्म होने वाली हैं। अब से ठीक आधे घंटे के बाद इंडिया अपने मिशन चंद्रयान में एक और बहुत बड़ा टारगेट अचीव करने वाला है। लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है। इसरो ने चांद की लेटेस्ट तस्वीरें जारी की है। तस्वीरें आपके सामने, ये चंद्रयान 3 में लगे लैंडर पोजीशन डिटेक्शन कैमरे की तस्वीरें हैं। चंद्रयान 3 में जो कैमरा इंस्टॉल है उससे ये तस्वीरें ली गई हैं। आप कुछ समझा पाएंगे त्यागी साहब, ये तस्वीरें कहाँ की हैं, कैसी हैं, क्या बताती हैं? नहीं, ये एक्चुअली इसमें ऐसा नया कुछ नहीं है कि जिस जिस पोजीशन पे हमारा जो क्या कहें कि जहाँ पे ये कैमरा लगा है, जिस पोजीशन में वो घूम रहा है, उस पोजीशन से वो पिक्चर्स ले रहा है। तो चंद्रमा की इस तरह की पिक्चर्स की इसमें नई बात सिर्फ यही है कि ये चंद्रयान 3 से जो मिशन से जो ऑब्जेक्टिव था उसके रिजल्ट स्वरूप ये हमें मिल रही हैं। लेकिन इससे पहले भी हमको जो पिक्चर्स हैं चंद्रयान 2 के समय में भी हमें मिली थी। तो ये लेटेस्ट है, मतलब कि जो जिस सिचुएशन से वो गुजर रहा है जहाँ जहाँ पे, और जहाँ जहाँ उसके व्यू पॉइंट में जहाँ जहाँ आ रही हैं वो पिक्चर्स हमें भेज रहा है। थोड़ा सा आम लोगों के लिए और थोड़ा समझाएं, ये LPD कैमरा क्या होता है? क्योंकि ये जो हम अभी बड़ी खबर दर्शकों को बता रहे हैं उनके भी मन में जिज्ञासा आ रही होगी। LPD कैमरे से ली गई है, ये LPD कैमरा क्या होता है? मैं मनीष जी से कहूँगा, जरा मनीष जी अगर आप थोड़ा सा इसको समझा सकें तो। LPD कैमरा मनीष जी। देखिए एक्चुअली ये जो तस्वीरें हैं ना, ये बता रही हैं कि हम चांद के बहुत नजदीक पहुंच गए हैं। हमने जब कैमरे की टेस्टिंग करी तो वो परफेक्टली काम कर रहा है। हमारा ये जो कैमरा है ये लूनर सरफेस को, उस टेरेन को जहां पर हमें लैंड करना है ना, उसको डिटेक्ट करेगा ना, उसको देखेगा, उसको नापेगा, तोलेगा, उसको ये चेक करेगा ना कि जहां पर हमें जाकर हमारे लैंडर को लैंड करवाना है वो टेरेन है कैसा। तो इस कैमरे को पहली बात ऑन बोर्ड लगा रखा है, और ये एक तरीके से आप ये मान लीजिए जब इसकी पहली टेस्टिंग करी गई होगी ना कि लेट्स सी ये कैसी इमेजेस भेजता है, तो ये उसका एक सक्सेसफुल आउटकम है कि जो चांद के चारों तरफ जब विक्रम चक्कर काट रहा है तो नीचे से कमांड गई होगी कि भाई इस कैमरे को आप एक बार फोटो खींच के हमें भेजिए कि आप कैसी फोटो खींच सकते हैं। तो मान लीजिए वही मैं लेता हूँ, मान लीजिए ये विक्रम है, तो ये कैमरा लगा हुआ है इसके ऊपर, जब ये यूं जा रहा है तो इस कैमरे ने जो भी चांद के सरफेस को देखा उसके फोटोज खींची। अब इन फोटोज को आप देखेंगे तो आप देखिए, एक इस फोटो में आप ये नहीं बता सकते हैं, ये 2 डायमेंशन में हो गई फोटोज, आप ये नहीं बता सकते कि कहाँ गड्ढा है कहाँ हिल है। आपको एक परछाई दिख रही है लेकिन वो इतना क्लियर आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाएगी कहाँ गड्ढा है और कहाँ कुछ उठान है, कहाँ कहीं चढ़ाव है, कहाँ कहीं गड्ढा है, दबा हुआ है। लेकिन हमें ये कंफर्म हो गया कि चांद की जो सतह है उसकी हम जब फोटो खींच के उसको जब ऑन बोर्ड जो हमारे पास इमेजेस हैं, जो हमने ऑलरेडी हमारे चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर से लिया है, जो हमने LRO से लिया, जो नासा का ऑर्बिटर वहां पे घूम रहा है उससे जो हमने डेटा यूज करा है, उसका जो डेटा लिया, उन सबको जब हम कंबाइन करके कंपेयर करना चाहेंगे कि जहां पर हम उतरना चाहते हैं वो जगह, वो पॉइंट सही है कि नहीं, उसमें काम करेगी। दूसरा, वेलोसिटी डिटेक्शन में क्या होता है, देखिए मैं आपको बताता हूँ। मैंने एक फोटो ली, अब ये थोड़ा सा टेक्निकल है लेकिन मेरे साथ रहिएगा। तो मान लीजिए ये एक स्क्रीन है और यहां से मेरा जो है विक्रम जा रहा है। तो विक्रम ने फोटो ली और उसने फोटो ली इस पॉइंट की, ठीक है, यहां से, और फिर विक्रम आगे निकल गया और मुझे पता है कि विक्रम ने पहली फोटो ली है मान लो 0 सेकंड पे, और दूसरी फोटो उसने आगे निकल के ली है मान लो 5 सेकंड पे। तो हमें अब ये पता है कि ये हाइट कितनी है, वी नो कि इस पॉइंट से विक्रम कितना दूर है, ये हमें पता है। अब हमें ये देखना है कि हम जब आगे बढ़ गए तो इस फोटो में वो पिक्सल जो है, उस पॉइंट का जो पिक्सल है, क्योंकि जब मैं यहां से फोटो लूंगा तो मुझे पूरा दिखेगा, जब मैं यहां से फोटो लूंगा तो मुझे ये ऊपर दिख रहा है। तो जब हम आगे गए तो ये पॉइंट हमारे लिए पीछे चला गया। तो इसको कहते हैं पिक्सल डिटेक्शन। उस पिक्सल डिटेक्शन को यूज करके मैं ये बता सकता हूं कि अभी हमारा जो विक्रम लैंडर है जो वो चल रहा है, तो हम उसकी स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं। यूजुअली इन सारी चीजों के लिए हम ग्राउंड स्टेशन पे डिपेंडेंट होते हैं, लेकिन क्योंकि मोस्ट रिलायबल सोर्स विल बी जो सेंसर्स, जो ऊपर कैमरास लगे हुए हैं, वो जो इन्फॉर्मेशन हमें देंगे वो ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उस इन्फॉर्मेशन से विक्रम को पता चलेगा कि उसकी क्या स्पीड है। क्योंकि एक ऐसा पॉइंट आएगा जब हम नीचे से कमांड नहीं दे रहे होंगे, कमांड उस वक्त कंप्यूटर जनरेट करेगा, एल्गोरिथम जनरेट करेगा, और उसको ये सारी इमेजेस जरूरत पड़ेंगी, क्योंकि इसमें वो पिक्सल के मूवमेंट से स्पीड निकालेगा कि किस स्पीड से चल रहे हैं। और वो समय कब आएगा मनीष जी?
ये हो गए वो लास्ट 18 मिनट, जब हम 1683 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चांद को अप्रोच कर रहे होंगे, जब हम 30 किलोमीटर ऊपर होंगे चांद की सतह से, वहां से डीबूस्टिंग चालू होगी, जो मेन डीबूस्टिंग है। जब हम डिसाइड कर लेंगे हाँ भाई आज 23 अगस्त आ गई है, वो टाइम आ गया है जब दुनिया को दिखाना है कि हम भी सॉफ्ट लैंडिंग कर सकते हैं, तो वहां से डीबूस्टिंग चालू होगी और स्पीड कम करने की कोशिश की जाएगी ना, उस वक्त वो सारी कैलकुलेशन ये कैमरास के थ्रू ऑन बोर्ड कंप्यूटर एल्गोरिथम को यूज करके कर रहा होगा। अब मिशन चंद्रयान 3 की तैयारी, चूंकि जैसा कि आपने सभी वैज्ञानिकों से सुना कि ये फुल प्रूफ है और बहुत तैयारियों के बाद इस मिशन पर लगा गया है, तो कामयाबी की गारंटी भी है। और ये गारंटी इसलिए है कि हमने उन गलतियों से सबक सीखा है जो 2019 में हुई थी। चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 की तैयारियों में क्या क्या अंतर है ये बताएं हम, उससे पहले आपको पिछली बार की कुछ चूक बताती हूं। चंद्रयान 2 के लैंडर में 5 इंजन लगे हुए थे और ज्यादा इंजन की वजह से ज्यादा थ्रस्ट पैदा हुई। जरूरत से ज्यादा थ्रस्ट पैदा होने के कारण ज्यादा थ्रस्ट की वजह से लैंडर अस्थिर हो गया। इस बार जैसा कि आपने देखा, हमारे वैज्ञानिकों ने बताया कि इस बार 4 इंजन लगाए गए हैं। अब इसका असर क्या होता है वो आप समझें। चंद्रयान का लैंडर ज्यादा थ्रस्ट को कंट्रोल नहीं कर पाया, पिछली बार की बात बता रही हूं। एंगल में जो बदलाव होना था वो भी काफी तेजी से हुआ। लैंडर काफी तेजी से मुड़ने लगा, जितनी जरूरत थी उससे ज्यादा तेजी से लैंडर मुड़ गया। चूक हुई तो इसका रिजल्ट भी खराब आना ही था और आया भी। लैंडर तय समय से पहले चांद पर पहुंच गया। वो लैंडिंग स्पॉट की तलाश, यानी सही जगह कौन से स्पॉट पर लैंडिंग करनी है, वो नहीं कर पाया। और लैंडिंग स्पॉट जब नहीं मिला तो उसने अपनी स्पीड बढ़ा दी और नतीजा ये हुआ कि सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो पाई और लैंडर क्रैश हो गया, मिशन फेल हो गया। चंद्रयान की कामयाबी का सपना टूटा था, लेकिन हमारे वैज्ञानिकों के हौसले नहीं टूटे। एक बार फिर तैयारी शुरू हुई। कोविड की वजह से देरी जरूर हुई, लेकिन चंद्रयान 3 तैयार कर लिया गया। गलतियों से सबक लिया गया। चंद्रयान 2 में लैंडिंग साइट के लिए छोटा एरिया टारगेट किया गया था। इस बार काफी बड़ा एरिया टारगेट किया गया है। पहले टारगेट एरिया 500 बाय 500 मीटर का था, लेकिन अब ये 4.3 किलोमीटर बाय 2.5 किलोमीटर का एरिया है। पिछली बार नए लैंडिंग साइट की तलाश में ईंधन की कमी हो गई थी और इस बार ईंधन की क्षमता बढ़ा दी गई है। 2019 में चांद की सतह से तकरीबन 2 किलोमीटर पहले लैंडर से संपर्क टूट गया था और इस बार लैंडर की सॉफ्टवेयर तकनीक बदली गई है। चंद्रयान 2 के वक्त सॉफ्ट लैंडिंग में लैंडर के लेग्स पर असर पड़ा था और इस बार इसे मजबूत लेग्स दिए गए हैं कि गड्ढे में भी लैंडिंग की जा सके। अच्छा, एक और बड़ी खबर आ रही है। हम पहले दर्शकों को वो बड़ी खबर बता दें, उसके बाद फिर वापस इस चर्चा पर आएंगे कि जो चूक में सुधार हुई है। देखिए, इसरो ने एक और वीडियो जारी कर दिया है। इस बीच लैंडर इमेजर कैमरे की तस्वीर जारी की गई है। इसरो ने एक और वीडियो जारी किया है। अब ये वीडियो क्या है वो भी आपके सामने रखते हैं। कपूर साहब, आप भी ये वीडियो देख रहे होंगे, द मून एज सीन बाय चंद्रयान 3। ये देखिए इसरो ने जारी किया है। सर, आप अगर इससे थोड़ा सा समझा सके इस तस्वीर को। ये अलग अलग समय पे ली हुई तस्वीरें हैं और जो कुछ एक क्रिएटर्स जिनके नाम दिए गए हैं उनको आइडेंटिफाई भी किया गया है। लेकिन जहां हमको इस समय लैंड करना है 23 तारीख को, वो जगह अभी अंधेरे में है, तो उसकी तस्वीरें तो सामने अभी नहीं आएंगी। लेकिन जो पहले से एग्जिस्टिंग तस्वीरें हैं एलआरओ के द्वारा ली गई, और वो सब पहले से मौजूद हैं और उसमें हमारे लिए आसान है कि उस जगह को आइडेंटिफाई करना को एग्जैक्टली कहाँ पर उतारना है। फिलहाल जो तस्वीरें आई हैं सामने वाकई में बड़ी एनकरेजिंग है और क्योंकि सिस्टम काम कर रहा है और जो संपर्क बना हुआ है, ये अपने आप में एक बड़ी अच्छी बात है। अच्छा कपूर साहब, एक बात बताएं कि ये मून पर तो मिशन बहुत सारे हुए हैं अब तक और बहुत देशों ने किए, महाशक्तियों ने किए हैं, लेकिन इसके बावजूद साउथ पोल पर क्यों नहीं पहुंच पाए, या फिर वहां के लिए अप्रोच क्यों नहीं कर पाए, कामयाब क्यों नहीं हो पाए? देखिए, दक्षिणी ध्रुव का इलाका जो है एक तो नजर से के सामने नहीं आता है, लेकिन जो प्रोब्स वहां जाती हैं वो तो सब देखती हैं। वो देखने का मतलब है कि तस्वीरें ले सकते हैं। आमतौर से जो है अभी तक जितने भी मिशन है वो इक्वेटोरियल रीजन के आसपास के थे, और चाइना का जो चांग-ई मिशन है वो तो दूसरी साइड में चला गया, फार साइड, जो कि हमको कभी नहीं दिखती है। लेकिन इस साइड में जो है हमको जो दक्षिणी ध्रुव का जो इलाका है उसमें अभी तक इंटरेस्ट नहीं था और वाकई में ये बहुत रहस्यमय सा लगता है। तो ये चूंकि मून इम्पैक्ट प्रोब जो चंद्रयान 1 के समय जो है दक्षिण ध्रुव पे छोड़ी गई थी, उतरते उतरते एक बहुत बड़ी हमको खबर दे गया
एक बहुत बड़ा इंडिकेशन देगा कि चंद्रमा पर वहाँ बर्फ की अवस्था में पानी है। तो अब जो है चंद्रमा में बहुत सबकी दिलचस्पी बन गई है, और अब बहुत सारे देश जो हैं दक्षिण ध्रुव के इलाकों में उसको भेजना चाहते हैं। इसी में से एक रशिया का भी, आप इसमें कुछ ऐड करना चाह रहे थे आगे? मैं यही कह रहा था कि क्योंकि ये दो तरीके से जो साउथ पोल पे जो इंटरेस्ट रिवाइव हुआ है हमारे चंद्रयान पहले के बाद जो डाटा मिला, और उसमें ये बात की कहीं की बात सामने आई कि जो क्रिस्टलाइन फॉर्म में पानी है, तो अगर वहाँ पानी मिल जाता है तो जो एक ह्यूमन सेटलमेंट की बात भी एक पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। फिर जो इंटरप्लेनेटरी मिशन है मार्स के लिए है, जो मिशंस हैं उसके लिए एक ये बहुत अच्छी लॉन्चिंग साइट हो सकती है, क्योंकि अगर हम देखें कि मेन प्रॉब्लम हमारा फ्यूल का होता है, कोई भी मिशन जाता है उसमें जो फ्यूल है उससे हमारा जो वेट है उसका वो बढ़ जाता है। तो अगर चंद्रमा पे एक ऐसा स्टेशन बन जाए जहां इंटरप्लेनेटरी मिशन के लिए एक लॉन्चिंग पैड वो बन सकता है, क्योंकि एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट में वो पूरी हो सकती है। तो भविष्य को देखते हुए, स्पेस रेस को देखते हुए, जो 4-5 कंट्रीज़ हैं जो इस रेस में हैं, वो बिल्कुल कोशिश कर रहे हैं कि उसके जो रिसोर्सेज हैं, उसकी जो साइट है, कौन पहले वहाँ झंडा फहरा ले, और कहीं की जो ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन जो है वो मिल जाए, और उसका जो किस तरीके से जो कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि स्पेस टूरिज्म ऑलरेडी एक रियलिटी बनता जा रहा है। आप जो बातें कह रहे हैं सर, ये ना कल्पना से परे लगता है। नहीं, कल्पना से परे नहीं है। जो है क्या आपने कभी सोचा, कहीं आगे काम करता है? नहीं, क्या कभी आपने सोचा था कि आप मून पर जाएंगे? क्योंकि जब भी आदमी रात को चांद को देखता था तो सोचता था कि क्या इसको छूना क्या कभी संभव होगा, लेकिन हम वहाँ पहुँच गए हैं। मैन मिशन भी चले गए, हमारा भी गगनयान जो है इस तैयारी में है कि हम लोग भी अपना मैन मिशन वहाँ भेजेंगे। तो ये एक जो कल्पना जो है एक रास्ता दिखाती है, और साइंस और टेक्नोलॉजी उस कहीं की उस इमेजिनेशन को रियलिटी में कन्वर्ट करते हैं। ये इसी तरीके से साइंस प्रोग्रेस होती है, उसमें इमेजिनेशन बहुत ज़रूरी है। आप सपने नहीं देखेंगे तो उनको साकार कैसे करेंगे? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। मनीष जी, मैं आपके पास आऊँ उससे पहले पाल साहब थोड़ा आप ये बताएं, जब हम ब्रीफ कर रहे थे दर्शकों को कि पिछली बार और इस बार में क्या बदलाव है, क्या क्या गलतियां हुई थी और क्या क्या सुधार हुए, उसमें से एक हमने लेग्स की बात की और एक इंजन की बात की। 5 इंजन और 4 इंजन हो जाने से फर्क क्या पड़ता है, और लेग्स का कितना इंपॉर्टेंट रोल है कि वो आपकी सॉफ्ट लैंडिंग सेफली करा सकता है? देखिए, पहली बात तो ये है कि 4 से 5 से 4 इंजन, ये देखा गया है कि उसकी ज़रूरत नहीं थी, वो थ्रस्ट को ज़्यादा दे दिया। दूसरी बात ये है कि जो 4 इंजन हैं उनकी स्लू रेट और कंट्रोल जो है फायरिंग का, वो इसमें इम्प्रूव किया गया है, इसमें ज़्यादा कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। और तीसरी बात, जो आप लेग्स की बात कर रही हैं, तो लेग्स काफ़ी वो ये इम्पैक्ट है, अप टू 3 मीटर्स पर सेकेंड का इम्पैक्ट सहन कर सकते हैं। इस तरह से उनको डिज़ाइन किया गया है। और जो चौथी बात है कि इस बार जो हमारे सेंसर्स हैं वो ज़्यादा बनाए गए हैं। और मैं आपको शायद वो आपने पूछा नहीं, ये डी बूस्टिंग फिनोमेना में क्या होता है, से हम इसमें सेमी मेजर एक्सिस, जो बूस्टिंग में सेमी मेजर एक्सिस की बढ़ाते हैं, एनर्जी ज़्यादा देते हैं। डी बूस्टिंग में सेमी मेजर एक्सिस को जो है एलिप्टिकल ऑर्बिट की, उसको कम करेंगे, इसलिए उसको अपोजिट डायरेक्शन में फायर करके उसको कम करेंगे। उस तरह से पेरिजी भी, जो अभी पेरिजी है वो अभी इस बार अब 100 to 113 किलोमीटर के आसपास आएगी पेरिजी, उसको हम 30 किलोमीटर्स में ले जाएंगे। जो अपोजी है जो 153 के आसपास आ जाएगी, उस 153 की अपोजी को 100 में ला जाएंगे नेक्स्ट 20 तारीख को। तो वो इम्पॉर्टेंट चीज़ होगी और वो महत्वपूर्ण चीज़ होगी, और वो इन इंजन्स के स्लू रेट से डिसाइड करेगा कौन सा इंजन कितना फायर करेगा। और एल्गोरिथम में काफी चेंजेस किए गए हैं, और सेंसर्स में भी काफी टेक्निकल टर्म्स तो मेरे लिए समझना और फिर आगे दर्शकों को समझाना मुश्किल है, लेकिन अगर मैं इसे आसान शब्दों में कहूं मनीष जी, तो क्या ये इस तरीके से होता है कि हम अपने पूरे प्रेशर के साथ चलने की कोशिश करते हैं आंधी में भी, लेकिन हवा अगर अगेंस्ट है हमारी तो वो अपने आप हमारी स्पीड को कम कर देती है और हमारी दिशा भी बदलती है। ये क्या मैंने सिंप्लीफाई किया है? देखिए, चांद पर जब हमें किसी चीज को डिबूस्ट करना है, जैसे सर बता रहे थे, पॉल सर बता रहे थे, तो
हमें डीबूस्ट जब करना है तो हमें उसको एनर्जी अपोजिट डायरेक्शन में देनी होगी। अब जैसे मैं वो जो सर ने स्लू रेट की बात करी थी ना, थोड़ा सा मैं उसको और सिंपल करता हूँ। होता क्या है ना, ये जो इंजन काम करते हैं तो इसके अंदर दो अलग अलग मटेरियल होते हैं, लिक्विड के फॉर्म में दो अलग अलग कंपाउंड होते हैं, है ना। वो जब दोनों मिक्स होते हैं, जैसे ही वो मिक्स होते हैं तो वो थ्रस्ट जनरेट करते हैं। मतलब एक मान लीजिए वो एक मेरे पास वो प्रोपेलेंट है, जो एक फ्यूल है और एक ऑक्सीडाइजर है, तो फ्यूल और ऑक्सीडाइजर मिक्स होंगे तो वो जलेगा। तो जब वो जलता है तो और वो हम देखते हैं ना, जो धुआं निकल रहा है, आग निकल रही है, तो वो जो जलता है उससे हमें एक थ्रस्ट मिलती है। स्लूइंग रेट क्या होती है ना, एक वॉल लगा हुआ होता है, वो वॉल उस फ्लो को कंट्रोल करता है। वो जो स्लू रेट है वो हमने अब अपने कंट्रोल के हिसाब से थोड़ी सी कम कर दी है। पहले वो बहुत ज्यादा थी, अब हमने उसको थोड़ी सी कम कर दी है। अब उससे होगा क्या कि हमारे पास इंजन को कंट्रोल करने की ताकत आ गई है। तो वो जो स्लू रेट सर बोल रहे थे उसको अपन ऐसे समझ सकते हैं कि मान लो दो वॉल है, जैसे नल से पानी आ रहा है, तो नल से पानी हमने उसको पूरा खोल दिया, पानी तेज आ रहा है, हमने उसको थोड़ा कम खोला, पानी कम आ रहा है। अब मैं क्या करता हूँ ना, मैं हर सेकंड के हिसाब से उस नल को घुमाए जा रहा हूँ कि कितना खोला कितना बंद किया, और वो मैंने थोड़ा सा खुद के कंट्रोल में ले लिया। मतलब इंजन को थोड़ा और ज्यादा हमने अपने कंट्रोल में रख लिया। ये तो ही स्लू रेट। अब चांद पे प्रॉब्लम ये कि वहां पर वातावरण नहीं है, एटमॉस्फेयर नहीं है। अगर हम धरती पे गिर रहे हैं, जैसे अभी अपना जो गगनयान का एक ड्रॉग पैराशूट टेस्ट हुआ था, तो ड्रॉग पैराशूट इसलिए काम करेगा गगनयान के क्रू मॉड्यूल के लिए क्योंकि हमारे पास एटमॉस्फेयर में जो हवा है वो हमें एक ड्रैग देगी, तो हम पैराशूट खोल के हवा को यूज करके स्पीड कम कर सकते हैं। बट चांद पर तो ऐसी कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं। वहां पर अगर आपको स्पीड कम करनी है तो आपको इंजन ही फायर करने पड़ेंगे, और वो जो इंजन फायर करेंगे, लास्ट टाइम की जो प्रॉब्लम थी जहां पर हमने जब थ्रस्ट को मतलब जनरेट किया था, इस पर मैं चर्चा करूंगी, क्योंकि एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ पर रुकना होगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।